कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली, सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है, तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। अयोध्यानाथ की मृत्यु जब हुई तो गांव भर के लोग यही कहते फिरते थे, भगवान हर इंसान को ऐसी ही मौत दे, बिना कष्ट, बिना लंबी बीमारी के। उनके पीछे एक भरा पूरा परिवार था, 4 जवान बेटे और एक बेटी। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी, बस बेटी अभी कुंवारी थी। धन दौलत की भी कोई कमी न थी। एक मजबूत पक्का मकान, 2 हरे भरे बगीचे, कई हजार रुपए के गहने और लगभग 20,000 रुपए नकद। पति की मृत्यु से फूलमती का दिल जरूर टूट गया था। कई दिनों तक वो शोक में डूबी रही, मानो जीवन की सारी रोशनी बुझ गई हो। लेकिन जब उसकी नजर अपने चारों जवान बेटों पर पड़ती तो उसके मन को थोड़ा सहारा मिल जाता। चारों बेटे सुशील और आज्ञाकारी थे, और बहुएं भी ऐसी कि जैसे सेवा ही उनका धर्म हो। रात को जब फूलमती सोने जाती तो चारों बहुएं बारी बारी से उसके पांव दबाती। सुबह वो स्नान करके निकलती तो कोई उसकी साड़ी ठीक कर देती, कोई उसके लिए आसन बिछा देती। असल में घर की असली मालकिन वही थी। हालांकि घर की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं, लेकिन फूलमती के मन में वह कठोर अधिकार भाव नहीं था जो अक्सर बुढ़ापे में लोगों को चिड़चिड़ा बना देता है। फिर भी उसकी आज्ञा के बिना घर में एक बच्चा भी मिठाई तक नहीं मंगवा सकता था। पूरा घर उसके इशारे पर चलता था। चारों बेटों का स्वभाव और काम भी अलग अलग था। सबसे बड़ा बेटा कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए महीने की नौकरी करता था। दूसरा बेटा उमानाथ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुका था और कहीं अपना औषधालय खोलने की सोच रहा था। तीसरा बेटा दयानाथ बीए में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर थोड़ा बहुत कमा लेता था। और सबसे छोटा बेटा सीतानाथ चारों में सबसे तेज दिमाग वाला था। इस साल उसने बीए प्रथम श्रेणी में पास किया था और अब एमए की तैयारी कर रहा था। इनमें से किसी में भी वह बुरी आदतें नहीं थीं। न आवारागर्दी, न फिजूल खर्ची, न वह उच्छृंखलता जो माता पिता का सिर झुका देती है। शाम का समय था। पंडित अयोध्यानाथ को गुजरे 12 दिन हो चुके थे। कल 13वीं का दिन था। बिरादरी को भोजन कराया जाएगा, ब्रह्म भोज होगा, और उसी की तैयारियां पूरे घर में चल रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी सब देख रही थी। बाहर आंगन में पल्लेदार लोग बोरे उठाकर ला रहे थे। कहीं आटे के बोरे रखे जा रहे थे तो कहीं घी के बड़े बड़े टिन भीतर लाए जा रहे थे। घर में हलचल थी, तैयारी जोरों पर थी, और फूलमती चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। आंगन में लगातार सामान आ रहा था। कहीं शाक भाजी के टोकरे रखे जा रहे थे, कहीं शक्कर की बोरियां उतारी जा रही थीं, और दही के बड़े बड़े मटके भी एक के बाद एक भीतर पहुंचाए जा रहे थे। महापात्र को दान देने के लिए भी कई चीजें मंगाई गई थीं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने, सब कुछ। लेकिन एक बात फूलमती को खटक रही थी। इनमें से एक भी चीज उसे दिखाई नहीं गई थी। घर के नियम के अनुसार तो हर सामान पहले उसके सामने लाया जाता था। वह उसे ध्यान से देखती, पसंद करती, फिर तय करती कि मात्रा ठीक है या कम ज्यादा। कभी वो चीज भंडार में रखी जाती थी, पर आज उससे पूछना तक जरूरी नहीं समझा गया। फूलमती की नजर अचानक आटे के बोरों पर पड़ी। वह मन ही मन चौंक उठी। ये क्या, आटा तो सिर्फ 3 ही बोरे आया है। मैंने तो साफ कहा था 5 बोरे लाने के लिए। फिर उसकी निगाह घी के कनस्तरों पर गई। और ये घी भी सिर्फ 5 टिन। मैंने तो 10 कनस्तर मंगवाने को कहा था। उसके मन में शंका उठी। शायद शाक भाजी, शक्कर और दही में भी कमी कर दी गई होगी। पर सवाल यह था, उसके आदेश में दखल देने की हिम्मत किसने की? जब उसने एक बार कोई बात तय कर दी
तो उसे घटाने बढ़ाने का अधिकार किसी को कैसे मिल गया? आखिर 40 साल से इस घर में वही अंतिम निर्णय करती आई थी। वो अगर 100 रुपए खर्च करने को कहती तो 100 ही खर्च होते, अगर 1 रुपए कहती तो 1 ही। कभी किसी ने उसकी बात पर उंगली तक नहीं उठाई। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने ही उसके आदेश की अवहेलना हो रही थी। ये अपमान वो कैसे सह लेती? कुछ देर तक तो वो अपने क्रोध को दबाए बैठी रही, पर आखिर उसका धैर्य टूट गया। सालों से घर का सारा अधिकार उसके हाथ में रहा था, और वही अधिकार जैसे आज उससे छिनता हुआ लग रहा था। क्रोध से भरी हुई वो बाहर आई और बड़े बेटे कामतानाथ से तीखे स्वर में बोली, ये क्या, आटा सिर्फ 3 बोरे ही लाए हो? मैंने तो साफ साफ 5 बोरे मंगवाने को कहा था, और घी भी सिर्फ 5 टिन। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। बचत करना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसने यह घर बसाया वही अगर आज जरूरत के समय तंगी झेले तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? फूलमती को उम्मीद थी कि कामतानाथ छेप जाएगा, शायद माफी मांग लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कामतानाथ कुछ क्षण विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर शांत लेकिन कठोर स्वर में बोला, हम लोगों ने आपस में सलाह की और तय हुआ कि 3 बोरे आटा ही काफी होगा और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी भी पर्याप्त है। इसी हिसाब से बाकी चीजें भी थोड़ी कम मंगवा ली गई हैं। ये सुनते ही फूलमती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह तेज आवाज में बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? कामतानाथ ने सीधा जवाब दिया, हम लोगों की राय से। फूलमती ने तीखे स्वर में पूछा, तो मेरी राय की कोई कीमत नहीं? कामतानाथ ने कहा, कीमत क्यों नहीं, लेकिन अपना नफा नुकसान तो हम भी समझते हैं। यह सुनकर फूलमती स्तब्ध रह गई। वह कुछ क्षण तक बेटे का चेहरा देखती रह गई, मानो उसके शब्दों का अर्थ ही समझ में न आया हो। अपना नफा नुकसान, इस घर का लाभ हानि तय करने वाली तो मैं हूं। दूसरों को, चाहे वे मेरे ही बेटे क्यों न हो, मेरे कामों में दखल देने का क्या अधिकार? उसके मन में एक चुभन उठी। यह लड़का तो ऐसे जवाब दे रहा है जैसे यह घर उसी का हो, जैसे सारी गृहस्थी उसी ने जोड़कर रखी हो, और मैं इस घर में पराई हूं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह कठोर आवाज में बोली, मेरे लाभ हानि की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जो उचित समझूं वही करूं। अभी जाओ, 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और मंगवाओ। और सुन लो, आगे से अगर किसी ने मेरी बात काटने की हिम्मत की तो अच्छा नहीं होगा। फूलमती को लगा कि उसने कामतानाथ को काफी डांट फटकार दे दी है। शायद इतनी कठोरता जरूरी भी नहीं थी। कुछ ही देर बाद उसके मन में हल्का सा पछतावा भी होने लगा। वह सोचने लगी, आखिर बच्चे ही तो हैं, शायद उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा खर्च बचा लेना चाहिए, और मुझसे इसलिए न पूछा होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ही हर काम में किफायत करने की बात करती हूं। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि इस मौके पर मैं कंजूसी पसंद नहीं करूंगी, तो वे कभी मेरी बात को अनदेखा करने की हिम्मत न करते। हालांकि कामतानाथ अब भी वहीं खड़ा था, और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह मां के आदेश को मानने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है। लेकिन फूलमती ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में लौट आई। उसे तो यह कल्पना भी नहीं हुई कि उसकी इतनी सख्त चेतावनी के बाद भी कोई उसकी आज्ञा की अवहेलना कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे एक कड़वी सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगी। उसे महसूस हुआ कि इस घर में अब उसकी वह प्रतिष्ठा नहीं रही जो सिर्फ 10-12 दिन पहले थी। रिश्तेदारों के यहां से जो नेवते आ रहे थे, शक्कर, मिठाई, दही, अचार, बड़ी बहू उन्हें बड़े अधिकार से संभाल संभाल कर रख रही थी, मानो वही इस घर की असली मालकिन हो। अजीब बात यह थी कि कोई भी उससे पूछने तक नहीं आता था। बिरादरी के लोग भी अगर कोई बात पूछते तो सीधे कामतानाथ से या बड़ी बहू से पूछते। फूलमती के मन में खींच उठने लगी। यह कामतानाथ भी कोई बड़ा इंतजाम करने वाला है। दिन रात तो भंग पीकर पड़ा रहता है, किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है,
और महीने में 15 दिन तो नागा ही कर देता है। यह तो कहो कि साहब को पंडित जी का लिहाज है, वरना अब तक इसे नौकरी से निकाल दिया होता। और बड़ी बहू, वह भी कोई कम फूहड़ नहीं, अपने कपड़े तक संभाल कर नहीं रख सकती और चली है घर की व्यवस्था संभालने। बस अब कुल की नाक कटेगी और क्या। फूलमती के मन में एक के बाद एक चिंताएं उठने लगीं। कहीं किसी चीज की मात्रा ज्यादा बन जाएगी तो वह यूं ही पड़ी रह जाएगी, और कहीं कोई चीज कम बन गई तो कुछ पत्तलों तक पहुंचेगी, कुछ तक नहीं। ऐसे बड़े काम के लिए अनुभव चाहिए, समझ चाहिए। फिर अचानक उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी। बड़ी बहू तिजोरी खोल रही थी। फूलमती का दिल जैसे धक से रह गया। यह तिजोरी क्यों खोल रही है? मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने की इसे क्या मजाल? हां, कुंजी इसके पास रहती है, लेकिन जब तक मैं खुद रुपये निकालने को न कहूं, तिजोरी कभी नहीं खुलती थी। और आज यह ऐसे खोल रही है मानो इस घर में मैं कुछ हूं ही नहीं। नहीं, ये मैं सह नहीं सकती। ये सोचते ही फूलमती झटके से उठी और तेज कदमों से बहू के पास पहुंचकर कठोर स्वर में बोली, बहू, तिजोरी क्यों खोल रही हो? मैंने तो इसे खोलने के लिए नहीं कहा। बड़ी बहू ने बिल्कुल निर्भीक स्वर में जवाब दिया, बाजार से जो सामान आया है उसका दाम देना है। फूलमती ने तीखे स्वर में कहा, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कितने भाव में आई है और कितनी आई है। जब तक पूरा हिसाब किताब ना हो जाए, रुपए कैसे दिए जाए? बहू ने सहज भाव से कहा। हिसाब किताब सब हो चुका है? फूलमती ने पूछा। किसने किया? बहू ने कंधे उचकाकर कहा। अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछिए। मुझे तो बस इतना हुक्म मिला है कि रुपये निकाल कर दे दूं, सो मैं रुपये लेने आई हूं। यह सुनकर फूलमती के भीतर जैसे खून खौल उठा, लेकिन वह उस क्रोध को घूंट की तरह पीकर रह गई। अभी झगड़ने का समय नहीं था। घर में मेहमान स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। अगर इस वक्त उसने बेटों को डांटा तो लोग यही कहेंगे, देखो, पंडित जी के मरते ही इनके घर में फूट पड़ गई। ये सोचकर उसने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप वापस अपनी कोठरी में चली गई। लेकिन उसके मन में एक निश्चय जन्म ले चुका था। अच्छा, जब ये सारे मेहमान चले जाएंगे तब मैं एक एक से हिसाब लूंगी। तब देखूंगी कौन मेरे सामने आकर क्या जवाब देता है। इन सब की यह चौकड़ी मैं एक ही बार में भुला दूंगी। लेकिन अपनी कोठरी के एकांत में भी फूलमती को चैन कहाँ था। वह चुपचाप बैठी जरूर थी, पर उसकी नजर हर तरफ घूम रही थी, मानो गिद्ध की तरह पूरे हालात पर नजर रखे हुए हो। कहां सत्कार का कौन सा नियम टूट रहा है, कहां घर की मर्यादा की उपेक्षा हो रही है। वह हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देख रही थी। थोड़ी ही देर में भोज शुरू हो गया। सारी बिरादरी को एक साथ पंगत में बैठा दिया गया। फूलमती का दिल फिर खिन्न हो उठा। यह क्या मूर्खता है। इस छोटे से आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, और यहां तो लगभग 500 लोग आ गए हैं। इतनी सी जगह में ये सब कैसे बैठेंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अगर 2 पंगतों में लोगों को बैठा देते तो कौन सी आफत आ जाती। बस यही होता कि भोज 12 बजे की जगह 2 बजे खत्म होता। लेकिन यहां तो सबको जल्दी है, किसी तरह ये झंझट खत्म हो और सब चैन से सोने जाए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग कंधे से कंधा सटाकर बैठे हुए थे। किसी को हिलने तक की जगह नहीं थी। पत्तल भी एक दूसरे से टकराते जा रहे थे। तभी फूलमती की नजर पूरियों पर पड़ी। अरे, ये क्या, पूरियां तो ठंडी हो गईं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं, और मैदे की ठंडी पूरियां तो बिल्कुल चिमड़ी हो जाती है। इन्हें भला कौन खाएगा? वह मन ही मन झुंझला उठी। और यह क्या, रसोइये को कढ़ाई से क्यों हटा दिया गया? जब तक पंगत चल रही है उसे कढ़ाई पर ही रहना चाहिए था। यही सब बातें तो घर की नाक कटवाने वाली होती हैं। इतने में अचानक शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे, तरकारी में तो नमक ही नहीं है। बड़ी बहू घबराकर दौड़ी और जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती का गुस्सा अब जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे, पर इस समय वह कुछ कह भी नहीं सकती थी।
थोड़ी देर बाद नमक पीसकर पत्तलों में डाला गया, लेकिन तभी फिर एक नया शोर उठ गया। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। अब सबको याद आया कि ठंडे पानी का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। न बर्फ मंगाई गई थी, न कोई और व्यवस्था। जल्दी जल्दी एक आदमी को बाजार भेजा गया, पर इतनी रात गए बर्फ कहां मिलती। वह बेचारा खाली हाथ लौट आया। आखिर मेहमानों को मजबूर होकर वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। यह सब देखकर फूलमती का दिल जैसे फटने लगा। अगर उसका बस चलता तो वह अभी लड़कों का मुंह नोच लेती। उसके जीवन में कभी भी उसके घर की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी, और ऊपर से सब अपने आप को घर का मालिक समझने लगे हैं। इतनी जरूरी चीज बर्फ मंगवाने की भी किसी को सुध नहीं रही। फूलमती मन ही मन तिलमिला उठी। सुध आएगी भी कैसे, जब किसी को गप लड़ाने से ही फुर्सत नहीं। अब मेहमान अपने मन में क्या कहेंगे कि बिरादरी को भोज देने चले हैं और घर में बर्फ तक का इंतजाम नहीं। तभी अचानक फिर हलचल मच गई। लोग पंगत से उठने लगे। कहीं से ऊंची आवाजें आ रही थीं। फूलमती चौंक उठी। यह क्या हुआ? लोग उठ क्यों रहे हैं? अब वह चुप न रह सकी। वह जल्दी से कोठरी से निकली और बरामदे में आकर कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग पंगत से उठ क्यों रहे हैं? लेकिन कामतानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। इतने में सामने से कहारिन आती दिखाई दी। फूलमती ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ है? कहारिन ने धीरे से बताया, किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। यह सुनते ही फूलमती स्तब्ध रह गई, मानो वह वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रह गई हो। उसके भीतर ऐसा उबाल उठा कि जी चाहता था दीवार से सिर टकरा ले। वह मन ही मन कराहा उठी, हाय राम, ये लोग भोज का इंतजाम करने चले थे। इस फूहड़पन की भी कोई हद होती है। उसका दिल डूबने लगा। न जाने कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठेगी? आंखों से देखकर कौन अपना धर्म बिगाड़ेगा? फूलमती की आंखों में जैसे अंधेरा छा गया। हाय, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पानी में चले गए और ऊपर से बदनामी अलग। मेहमान अब उठ चुके थे। आंगन का दृश्य बड़ा विचित्र था। पत्तलों पर रखा हुआ खाना वैसे ही पड़ा रह गया था, जैसे किसी ने छुआ तक न हो। चारों बेटे आंगन में सिर झुकाए खड़े थे। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। हर कोई मन ही मन दूसरे को दोष दे रहा था। उधर बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर झल्ला रही थी, और देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर मढ़ रही थीं। बेचारी कुमुद एक तरफ खड़ी रो रही थी। तभी फूलमती गुस्से से भरी हुई वहां आ पहुंची। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोली, क्यों, मुंह में कालिख लगी या अभी कुछ कसर बाकी है? जाओ, सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। चारों बेटे चुप खड़े रहे। किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। फूलमती का क्रोध और भी भड़क उठा। वह कड़वे स्वर में बोली, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम में से किसी को शर्म हया तो है नहीं? रो तो उनकी आत्मा रही होगी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की इज्जत बनाने में लगा दी, और आज तुम लोगों ने उसी पवित्र आत्मा पर कलंक लगा दिया। सारे शहर में हमारी थू थू हो रही होगी। अब तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब करने भी नहीं आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक चुपचाप यह सब सुनता रहा। आखिर वह झुझलाकर बोला, बस भी करो अम्मा, अब चुप रहो। गलती हुई है, हम सब मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन क्या अब इसके लिए तुम घर वालों की जान ही ले लोगी? भूल तो सबसे होती है, आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं चली गई। इतने में बड़ी बहू भी अपनी सफाई देने लगी। हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाई में डालती, लेकिन इन्होंने तो पूरी टोकरी उठाकर कढ़ाई में उलट दी। अब इसमें हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने तुरंत पत्नी को डांटते हुए कहा, बस, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा और न मेरा। यह तो बस संयोग की बात है। शायद बदनामी हमारे भाग्य में ही लिखी थी, सो हो गई। इतने बड़े भोज में
एक एक मुट्ठी तरकारी थोड़े ही डाली जाती है, वहां तो टोकरे के टोकरे कढ़ाई में उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, लेकिन इसमें इतनी जगहंसाई और इतनी नाक कटने की बात कहां से आ गई? तुम तो उल्टा जले पर नमक छिड़क रही हो। फूलमती ने दांत पीसते हुए कहा। शर्म तो आती नहीं, ऊपर से इतनी बेशर्मी की बातें कर रहे हो। कामतानाथ ने बिल्कुल निर्भीक होकर जवाब दिया। शर्माऊं क्यों? क्या हमने किसी की चोरी की है? चीनी में छींटे और आटे में घुन तो पड़ ही जाते हैं। हर चीज पर निगाह थोड़े ही पड़ती है। बस हमारी नजर नहीं पड़ी और बात बिगड़ गई। नहीं तो चुपचाप चूहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। यह सुनकर फूलमती स्तब्ध रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, क्या कह रहे हो? मरी हुई चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देते? कामतानाथ हंस पड़ा। अरे अम्मा, तुम भी कैसी पुराने जमाने की बातें करती हो? इनसे भला धर्म बिगड़ता है? जो लोग अभी पत्तल छोड़कर उठ गए हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो कोई नहीं छोड़ता। फिर एक छोटी सी चूहिया में ऐसा क्या हो गया? यह सुनकर फूलमती के मन में जैसे बिजली सी गिर पड़ी। उसे लगा मानो दुनिया ही उलट गई हो। वह मन ही मन सोचने लगी, जब पढ़े लिखे लोग ही ऐसे अधार्मिक विचार रखने लगे, तो फिर इस दुनिया में धर्म की रक्षा कौन करेगा? अब तो शायद प्रलय आने में भी देर नहीं। उसका चेहरा बुझ गया और वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से चली गई। समय धीरे धीरे बीत गया। 2 महीने गुजर चुके थे। रात का समय था। दिन भर के काम से छुट्टी पाकर चारों भाई एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। कमरे में माहौल ऐसा था मानो कोई गंभीर सलाह मशविरा चल रहा हो। बड़ी बहू भी पास बैठी थी और वह भी इस चर्चा में पूरी तरह शामिल थी। असल में बात चल रही थी कुमुद के विवाह की। कामतानाथ मसनद से टिककर बैठा हुआ था। कुछ सोचकर उसने धीमे स्वर में कहा, दादा ने जो बात तय की थी, वह बात दादा के साथ ही चली गई। मान लिया कि पंडित मुरारीलाल विद्वान हैं और उनका कुल भी ऊंचा है, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों के बदले बेचता है, वह मेरे हिसाब से नीच है। ऐसे आदमी के लड़के से तो हम कुमुद का विवाह मुफ्त में भी न करें। 5,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। उसे साफ मना कर दो और किसी दूसरे वर की तलाश करो। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, हमारे पास कुल 20,000 रुपये ही तो हैं। अगर बांटें तो हम चारों भाइयों के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। अब अगर 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्योछावर, बाजे गाजे और रस्मों में खर्च कर दें, तो समझ लो हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। इतना सुनकर उमानाथ बोले, मुझे तो अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। मैं अपने हिस्से से 1 पैसा भी नहीं दे सकता। और फिर दवा खाना खुलते ही आमदनी थोड़े ही होने लगेगी। कम से कम 1 साल तक घर से ही खर्च चलाना पड़ेगा। उधर दयानाथ एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐनक उतारते हुए कहा, मेरा तो विचार है कि मैं एक नया अखबार निकालूं। प्रेस और पत्र शुरू करने के लिए कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। अगर मेरे पास 5,000 होंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। सिर्फ पत्रों में लेख लिखकर तो गुजारा चल ही नहीं सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भाई, आजकल तो मुफ्त में कोई लेख भी नहीं छापता। और रुपये कौन देता है? दयानाथ ने तुरंत विरोध किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना मेहनताना लिए लेख नहीं लिखता। कामतानाथ मुस्कुराया। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कह रहा। तुम तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा ही लेते हो, लेकिन सबको कहाँ मिलता है। तभी बड़ी बहू ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, कन्या अगर भाग्यवान हो तो गरीब घर में भी सुखी रह सकती है, और अगर भाग्य साथ न दे तो राजा के महल में भी रोती रहती है। सब कुछ तो नसीब का खेल है। कामतानाथ ने पत्नी की ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा और फिर बोला, और हां, इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ, जो चारों भाइयों में सबसे छोटा था, अब तक चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। वह भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर भीतर ही भीतर बेचैन हो रहा था। जैसे ही अपना नाम सुना,
वह तुरंत बोल पड़ा, आप लोग मेरे विवाह की जरा भी चिंता न करें। मैं जब तक किसी काम धंधे में न लग जाऊंगा तब तक विवाह का नाम भी नहीं लूंगा। और सच कहूं तो मुझे विवाह करने की कोई इच्छा भी नहीं है। इस समय देश को बच्चों की नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए। और जब सारी बातें तय हो चुकी हैं तो अब पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। यह सुनकर उमानाथ तेज स्वर में बोले, अच्छा, तो 10,000 रुपये कहां से आएंगे? सीतानाथ थोड़ा संकोच से बोला, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कह रहा हूं। उमानाथ ने पूछा, और बाकी? सीतानाथ बोला, पंडित मुरारीलाल से कह दिया जाए कि दहेज में थोड़ी कमी कर दे। वे इतने स्वार्थी नहीं होंगे कि इस मौके पर कुछ रियायत न करें। अगर वे 3,000 में मान जाए तो 5,000 में पूरा विवाह हो सकता है। उमानाथ ने कामतानाथ की ओर देखकर कहा, सुन रहे हैं भाई साहब इसकी बातें? तभी दयानाथ बोल उठे, अरे, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो खुशी हो रही है कि हम भाइयों में कोई तो ऐसा निकला जो त्याग करना जानता है। इसे अभी पैसों की जरूरत भी नहीं है। सरकार से वजीफा भी मिलता है। परीक्षा पास कर लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो इतनी आसान नहीं है। अब तक की कहानी को उसी प्रवाह में रखते हुए मैं इसे कहानी नरेशन शैली में थोड़ा शब्द परिवर्तन के साथ लिख रहा हूं ताकि मूल भाव वही रहे और पढ़ने में भी रोचक लगे। कामतानाथ ने कुछ देर सोचकर गंभीर स्वर में कहा, देखो, नुकसान की बात मैं साफ कह देता हूं। अगर हम में से किसी एक पर मुसीबत आ पड़े तो क्या बाकी लोग यूं ही तमाशा देखते रहेंगे? अभी सीता छोटा है, उसे दुनिया की समझ कहां। कई बार वक्त पर 1 रुपया भी लाख के बराबर काम कर जाता है। कौन जाने कल इसे पढ़ाई के लिए विलायत जाने का सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में जाने का मौका मिल जाए। उस वक्त सफर और तैयारी में 4-5 हजार लगते देर नहीं लगेगी। तब हम किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं तो नहीं चाहता कि दहेज के चक्कर में इसकी पूरी जिंदगी ही बिगड़ जाए। कामतानाथ की यह दूरदर्शिता भरी बात सुनकर सीतानाथ भी चुप हो गया। थोड़ी झिझक के साथ बोला, हां, अगर ऐसी बात हुई तो सचमुच मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। कामतानाथ ने तुरंत पूछा, तो क्या ऐसा होना नामुमकिन है? सीतानाथ ने धीरे से जवाब दिया, नामुमकिन तो नहीं कह सकता, मगर मुश्किल जरूर है। वजीफा अक्सर उन्हीं को मिलता है जिनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें होती हैं। मेरी सिफारिश कौन करेगा? कामतानाथ मुस्कुराया, भाई, कई बार सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले ही बाजी मार ले जाते हैं। सीतानाथ ने सिर झुका लिया, ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे वही कीजिए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि चाहे मैं विलायत न भी जा सकूं लेकिन कुमुद की शादी अच्छे घर में हो जाए। कामतानाथ ने गहरी निष्ठा के साथ कहा, भैया, अच्छा घर केवल दहेज से नहीं मिलता। जैसा तुम्हारी भाभी कह रही थी, यह सब किस्मत की बात है। मेरा तो विचार है कि मुरारीलाल को साफ जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर देखा जाए जो कम में ही राजी हो जाए। इस शादी में मैं 1,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। क्यों? पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? उमानाथ तुरंत उत्साह से बोला, अरे बहुत अच्छे, भले एमए या बीए ना हो मगर यजमानों से उनकी अच्छी कमाई है। दयानाथ ने थोड़ी शंका जताई, लेकिन अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। यह बात सुनकर कामतानाथ को जैसे जरा भी आवश्यकता न लगी। उसने लापरवाही से कहा, अब उनकी क्या राय लेना? उनकी बुद्धि तो जैसे पुराने जमाने में अटकी हुई है। बस उन्हें तो यही सूझता है कि कुमुद की शादी मुरारी पंडित के घर ही हो, चाहे हम लोग बर्बाद ही क्यों न हो जाए। तभी उमानाथ ने एक और चिंता जताई, एक बात और है, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी, देख लेना। कामतानाथ कुछ क्षण सोचकर बोला, गहनों पर उनका पूरा हक है, वह उनका स्त्रीधन है, जिसे चाहें दें, इसमें हम क्या कह सकते हैं। उमानाथ ने तुरंत विरोध किया, अरे, स्त्रीधन है तो क्या सब लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादाजी की ही कमाई है। कामतानाथ ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चाहे किसी की कमाई हो
मगर स्त्रीधन पर अधिकार उनका ही है। उमानाथ हंसकर बोला, यह सब कानूनी बातें हैं। सोचिए, 20,000 नकद में 4 हिस्सेदार होंगे और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएंगे। देख लेना, इन्हीं गहनों के दम पर वो कुमुद की शादी मुरारी पंडित के घर करा देंगी। इतनी बड़ी रकम यूं ही जाने देने का विचार उमानाथ को बिल्कुल स्वीकार न था। वह चालाक दिमाग का आदमी था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरकीब से मां के सारे गहने अपने हाथ में ले लेगा। अभी कुमुद की शादी की बात छेड़कर फूलमती को नाराज करना ठीक नहीं होगा। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मुझे ऐसी चालें बिल्कुल पसंद नहीं। उमानाथ कुछ खिसियाकर बोला, गहने 10,000 से कम के तो होंगे नहीं। कामतानाथ ने शांत भाव से कहा, चाहे जितने के हों, मगर मैं अन्याय में हाथ नहीं डालूंगा। उमानाथ ने तुरंत कहा, तो आप अलग ही रहिए, बस बीच में दखल मत दीजिएगा। कामतानाथ बोला, ठीक है, मैं अलग ही रहूंगा। उमानाथ ने सीतानाथ की ओर मुड़कर पूछा, और तुम सीता? सीतानाथ ने भी धीरे से कहा, मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब यही सवाल दयानाथ से किया गया तो वह कुछ सोचकर उमानाथ के साथ हो गया। आखिर 10,000 में से 2,500 तो उसके हिस्से में भी आते थे। इतनी बड़ी रकम के लिए अगर थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़े तो वो उसे कोई बड़ा अपराध नहीं समझता था। उस रात फूलमती भोजन करके अपनी चारपाई पर लेटी ही थी कि उमानाथ और दयानाथ धीरे धीरे उसके कमरे में आकर बैठ गए। दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे मानो घर पर कोई बड़ी विपत्ति टूट पड़ी हो। फूलमती ने उन्हें गौर से देखा। उनके बदले हुए चेहरे देखकर उसका मन आशंका से भर उठा। उसने घबराकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उमानाथ ने सिर खुजलाते हुए लंबी सांस ली और बोला, अम्मा, ये अखबारों में लेख लिखना बड़ा जोखिम का काम है। चाहे जितना संभल कर लिखो, कहीं न कहीं पकड़ ही हो जाती है। दयानाथ ने भी एक लेख लिखा था। उसी पर हुकूमत ने 5,000 रुपए की जमानत मांग ली है। अगर कल तक जमानत जमा ना हुई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शायद 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये सुनते ही फूलमती के होश उड़ गए। उसने घबराकर सिर पीट लिया और बोली, हाय राम, ऐसी बातें लिखते ही क्यों हो बेटा? जानते नहीं आजकल समय कितना खराब चल रहा है। कोई उपाय नहीं हो सकता? जमानत टल नहीं सकती? दयानाथ ने अपराधी की तरह सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है? जिले का हाकिम बहुत कठोर स्वभाव का है, जरा भी ढील नहीं देता। मैंने जहां जहां कोशिश कर सकता था सब जगह कर ली। फूलमती ने तुरंत पूछा, तो क्या तुमने कामता से रुपए मांगने की बात नहीं की? उमानाथ ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो उनका स्वभाव जानती ही हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। चाहे दया को काला पानी ही क्यों न हो जाए, मगर वे एक पैसा भी नहीं देंगे। दयानाथ ने भी बात का समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। यह सुनकर फूलमती बेचैन होकर चारपाई से उठ बैठी। बोली, चलो, मैं अभी कहती हूं उनसे, देखती हूं कैसे नहीं देते। रुपए क्या गार कर रखने के लिए होते हैं? उमानाथ ने तुरंत मां को रोक लिया। नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत कहना। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टा घर में हाय हाय मचा देंगे। अपनी नौकरी बचाने की चिंता में लगे रहेंगे। हो सकता है अफसरों को जाकर खबर भी कर दें। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हां, मेरे गहने हैं, उन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत भर दो। लेकिन आज से कसम खाओ कि किसी अखबार में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। दयानाथ ने तुरंत दोनों कान पकड़ लिए और बोला, नहीं अम्मा, यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे गहने ले लूं? ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल की कैद ही तो होगी, काट लूंगा। वैसे भी यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? यह सुनकर फूलमती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो छाती पीटकर बोली, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलसा दूंगी।
गहने क्या इसी दिन के लिए नहीं होते? अगर तुम ही ना रहोगे तो इन गहनों को लेकर मैं क्या करूंगी? आग में झोंक दूंगी क्या? इतना कहकर वो उठी और अपनी पिटारी लाकर उनके सामने रख दी। दयानाथ ने एक नजर उमानाथ की ओर देखा, जैसे उससे मदद मांग रहा हो, और बोला, अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या किया जाए? मैं तो पहले ही कह रहा था कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं। जेल ही तो हो जाती, और क्या? उमानाथ ने जैसे बीच बचाव करते हुए कहा, अरे इतनी बड़ी बात होती और अम्मा को खबर न होती? यह कैसे हो सकता था? मुझसे तो ये नहीं हो सकता था कि सब जानकर चुप बैठा रहता। लेकिन अब क्या किया जाए, ये मैं भी तय नहीं कर पा रहा। न तो ये अच्छा लग पाए कि तुम जेल जाओ, और न ये कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाए। फूलमती ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम समझते हो कि मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर सकती हूं। गहनों की कीमत ही क्या है? दयानाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब आज तक तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, तो किस मुंह से तुम्हारे गहने ले जाऊं? सच तो यह है कि मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। मैंने तो हमेशा तुम्हें दुख ही दिया है। फूलमती ने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर तुम लोग यूं नहीं लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी। जरूरत पड़ी तो खुद हाकिम जिला के सामने जाकर जमानत भराऊंगी। चाहो तो मेरी ये परीक्षा भी ले लो। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हारी ओर तिरछी नजर से भी नहीं देख सकता। आगे भगवान जाने क्या होगा, पर अभी तो मैं हूं। उमानाथ ने जैसे मां पर एहसान जताते हुए कहा, अब तो कोई उपाय ही नहीं रहा दयानाथ। ले लो ये गहने। हां, इतना याद रखना कि जैसे ही रुपए हाथ में आए, इन्हें तुरंत छुड़ाना पड़ेगा। सच कहते हैं, मां का प्यार बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है। मां के अलावा कौन इतना स्नेह कर सकता है? हम तो बड़े अभागे हैं कि मां के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं रखते। दोनों भाइयों ने जैसे भारी धर्म संकट में पड़कर वो गहनों की पिटारी उठा ली और कमरे से बाहर चले गए। फूलमती वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में ममता की गहराई भरी हुई थी। ऐसा लगता था मानो उसका पूरा आशीर्वाद उन्हें अपनी गोद में समेट लेना चाहता हो। कई महीनों बाद आज उसके टूटे हुए मातृ हृदय को जैसे एक अजीब सा संतोष मिला था। अपने सर्वस्व का त्याग करके उसे एक गहरी खुशी महसूस हो सर की प्रतीक्षा में थी, जहां वो अपने अधिकार, अपने मोह और अपने सुख सब कुछ छोड़कर केवल मां बन सके। उसके मन में न किसी अधिकार का अहंकार था, न धन का लोभ, न गहनों का मोह। उसके जीवन में यदि कुछ था तो केवल त्याग। त्याग ही उसका गर्व था, त्याग ही उसका सुख। आज अपने उसी त्याग के माध्यम से उसने जैसे अपना खोया हुआ अधिकार फिर पा लिया था। अपनी ही बनाई हुई दुनिया, अपने बच्चों पर अपने प्राणों की भेंट चढ़ाकर वो भीतर ही भीतर धन्य हो उठी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और देखते देखते 3 महीने और बीत गए। मां के गहनों पर हाथ साफ कर लेने के बाद चारों भाइयों का व्यवहार अचानक बदल गया था। अब वे फूलमती की बड़ी खातिरदारी करते थे। अपनी अपनी पत्नियों को भी समझाते रहते, देखो, अम्मा का दिल मत दुखाना। अगर थोड़े से आदर और शिष्टाचार से उन्हें संतोष मिल जाता है तो इसमें हमारा क्या जाता है। असल में वे करते वही थे जो उनके मन में आता था। हां, ऊपर ऊपर से मां से सलाह जरूर ले लेते। कभी कभी ऐसी बातें बुनते कि सीधी सादी फूलमती उनकी बातों में उलझ जाती और अंत में हर काम के लिए हामी भर देती। बाग बेचने की बात जब पहली बार उठी थी तो फूलमती का दिल मानने को तैयार न था। उसे अपने पति की वो निशानी बेच देना बहुत बुरा लगता था। लेकिन चारों भाइयों ने ऐसी चाल चली, इतनी मीठी बातें की कि आखिरकार वो भी बाग बेचने के लिए राजी हो गई। हां, कुमुद के विवाह की बात पर मामला अटक गया। फूलमती का मन अब भी पंडित मुरारी लाल के घर पर ही अटका हुआ था और लड़के जिद पकड़े बैठे थे कि शादी पंडित दीनदयाल के यहां ही होगी। आखिर एक दिन इसी बात पर घर में तीखी बहस छिड़ गई। फूलमती ने तड़प कर कहा,
माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 16,000 का बाग मिला, 25,000 का मकान मिला, 20,000 नकद भी है, तो क्या उनमें 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं? कामतानाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, कुमुद आपकी बेटी है, तो हमारी बहन भी है। आप तो 2-4 साल में इस दुनिया से चली जाएंगी, मगर हमारा और उसका रिश्ता तो बहुत दिनों तक रहेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उसका बुरा हो। लेकिन जहां तक हिस्से की बात है, कुमुद का कोई हिस्सा नहीं बनता। दादाजी जिंदा होते तो अलग बात थी, वो जितना चाहते खर्च कर देते, मगर अब हमें हर पैसे की सोच कर खर्च करना होगा। जो काम 1,000 में हो सकता है, उसके लिए 5,000 उड़ाना कहां की समझदारी है? उमानाथ ने तुरंत बात बढ़ाई, 5,000 क्यों? साफ साफ कहिए 10,000। कामतानाथ ने भौहें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक शादी में 5,000 खर्च करना हमारी हैसियत से बाहर है। फूलमती का चेहरा तमतमा उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, शादी तो मुरारी लाल के बेटे से ही होगी, चाहे 5,000 लगे या 10,000। यह मेरे पति की कमाई है। मैंने दिन रात मेहनत करके इसे जोड़ा है। मैं इसे अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। क्या तुम ही मेरी कोख से पैदा हुए हो? कुमुद भी उसी कोख से जन्मी है। मेरी नजर में तुम सब बराबर हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही। तुम लोग बैठे तमाशा देखना, मैं सब कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का हिस्सा है। अब कामतानाथ के पास साफ साफ बात कहने के अलावा कोई रास्ता न बचा। उसने कठोर स्वर में कहा, अम्मा, आप बेकार बात बढ़ा रही हैं। जिन रुपयों को आप अपना समझ रही हैं, वे आपके नहीं हैं। हमारी अनुमति के बिना आप उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। यह सुनते ही फूलमती को जैसे किसी ने झड़ दे दिया हो। वह सन्न रह गई, फिर कांपती आवाज में बोली, क्या कहा तुमने? मैं अपने ही जोड़े हुए रुपए अपनी इच्छा से भी खर्च नहीं कर सकती? कामतानाथ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो रुपये अब आपके नहीं, हमारे हो चुके हैं। फूलमती की आंखें फैल गईं। तुम्हारे? मेरे मरने के बाद होंगे तुम्हारे, कामतानाथ बोला। नहीं, दादा के मरते ही वे हमारे हो गए, उमानाथ ने ढीठपन से कहा। अम्मा, आप कानून कायदा जानती नहीं, यूं ही उछल रही हैं। फूलमती का दिल जैसे फट पड़ा। वह क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा कोई बड़े सेठ नहीं थे। मैंने अपने पेट और तन काट काट कर यह घर बसाया है, नहीं तो आज सिर छुपाने की जगह भी ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छू सकते। मैंने अपने तीनों बेटों की शादियों में 10-10 हजार खर्च किए हैं और कुमुद की शादी में भी उतना ही खर्च करूंगी। कामतानाथ भी अब तिलमिला उठा। आपको एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को ही डांट दिया। आप क्यों अम्माओं से बहस करते हैं भाई साहब? सीधा सा काम कीजिए। मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि कुमुद का विवाह वहां नहीं होगा। बस बात खत्म। इन्हें कानून का पता नहीं, बेकार की बहस करती है। फूलमती ने अब अपने क्रोध को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो जरा मैं भी सुनूं, क्या कहता है तुम्हारा कानून? उमानाथ ने बिल्कुल सपाट चेहरे से उत्तर दिया, कानून यह कहता है कि बाप के मरते ही सारी जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक सिर्फ रोटी कपड़े तक रह जाता है। यह सुनते ही फूलमती का दिल जैसे छलनी हो गया। वह तड़प कर बोली, यह कानून किसने बनाया है? उमानाथ ने बिल्कुल शांत और स्थिर आवाज में उत्तर दिया, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने। और किसने बनाया होगा? यह सुनकर फूलमती कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर गहरा आघात कर दिया हो। फिर टूटे हुए स्वर में बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर जी रही हूं? उमानाथ ने कठोर न्यायाधीश की तरह निसंकोच उत्तर दिया, आप जैसा समझे। यह वाक्य सुनते ही फूलमती के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसकी पूरी आत्मा इस वज्राघात से तड़प उठी। उसके होंठों से शब्द ऐसे निकलने लगे मानो आग की चिंगारियां बिखर रही हों। मैंने यह घर बनवाया, मैंने अपनी मेहनत से यह संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और आज मैं ही इस घर में पराई हो गई।
यही है मनु का कानून, और तुम उसी कानून का सहारा लेकर मुझे बेगाना बना रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। ले लो अपना घर द्वार। मुझे तुम्हारी दया पर जीना स्वीकार नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अन्याय, मैंने पेड़ लगाया और आज मैं ही उसकी छाया में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो ऐसे कानून में आग लग जाए। लेकिन मां के इस क्रोध, इस पीड़ा और इस आर्तनाद का चारों बेटों पर कोई प्रभाव न पड़ा। कानून का कठोर कवच उन्हें ढाल की तरह बचा रहा था। मां के ये शब्द, ये तीर उनके दिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद फूलमती वहां से उठकर चली गई। आज उसके जीवन में पहली बार उसका वही मातृत्व, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझती थी, उसी मातृत्व ने उसे जैसे शाप दे दिया। जिस प्रेम पर उसने जीवन भर गर्व किया था, जिसके चरणों में उसने अपनी सारी इच्छाएं और सपने समर्पित कर दिए थे, आज वही मातृत्व उसे जलते हुए अग्निकुंड जैसा प्रतीत होने लगा, जिसमें उसका पूरा जीवन राख बन चुका था। धीरे धीरे संध्या उतर आई। आंगन के सामने खड़ा नीम का पेड़ सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, मानो इस संसार की कठोरता पर स्वयं भी दुखी हो। उधर क्षितिज की ओर ढलता हुआ सूर्य भी मानो फूलमती के मातृत्व की तरह अपनी ही चिता में धीरे धीरे जलता हुआ डूब रहा था। फूलमती अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई, पर जैसे ही लेटी उसे लगा मानो उसकी कमर ही टूट गई हो। उसे कभी सपने में भी यह अनुमान न था कि पति के जाते ही वही बेटे, जिन्हें उसने अपने हृदय का रक्त पिलाकर पाला था, एक दिन उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। जिन बच्चों के लिए उसने अपना जीवन खपा दिया, वही आज उसके दिल पर ऐसे वार कर रहे थे। अब वही घर उसे कांटों की सेध सा लगने लगा था, जहां उसकी कोई कद्र नहीं, कोई गिनती नहीं। वहां यूं अनाथों की तरह पड़ी पड़ी रोटियां खाना उसके स्वाभिमानी स्वभाव को भीतर तक घायल कर रहा था। लेकिन करे भी तो क्या? अगर वह बेटों से अलग होकर रहने लगे तो बदनामी किसकी होगी? लोग उंगली उसी पर उठाएंगे। दुनिया यही कहेगी, चार चार जवान बेटों के रहते बुढ़िया अलग पड़ी मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिन लोगों को वह जीवन भर तुच्छ समझती रही थी, वही लोग उस पर हंसेंगे। और यह अपमान इस अनादर से भी कहीं ज्यादा कष्टदायक था। नहीं, यही ठीक है कि वह सब कुछ सहकर भी घर की इज्जत का पर्दा ढके रखे। अब उसे अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। समय बदल चुका है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, अब उसे लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। शायद यही भगवान की इच्छा है। और फिर गैरों की लातों और बातों से तो अपने बेटों की लातें और बातें फिर भी बेहतर ही हैं। यह सोचते सोचते वह देर तक मुंह ढांपे रोती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। पूरी रात वह इसी पीड़ा और आत्मवेदना में जागती रही। धीरे धीरे शरद की सुबह हुई। उषा की गोद से सूरज का प्रकाश ऐसे डरते डरते निकला, मानो कोई कैदी चुपके से जेल से भाग रहा हो। फूलमती आज अपने नियम के विरुद्ध बहुत तड़के उठ बैठी। रात भर में उसका मन जैसे पूरी तरह बदल चुका था। पूरा घर अभी नींद में डूबा हुआ था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर की ओस से भीगी हुई जमीन उसके नंगे पैरों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी कभी उसे इतनी सुबह उठने नहीं देते थे। उन्हें पता था कि ठंड उसके लिए हानिकारक है। लेकिन अब वे दिन कहाँ रहे। समय ने सब कुछ बदल दिया था और अब प्रकृति भी जैसे उसे उसी के साथ बदल देना चाहती थी। झाड़ू खत्म करके उसने चूल्हा जलाया और चावल दाल में से कंकड़ चुनने बैठ गई। थोड़ी देर में घर के लोग जागने लगे। लड़के उठे, बहुएं भी आ गईं। सबने देखा बुढ़िया ठंड से सिकुड़ी हुई चुपचाप काम में लगी है। लेकिन किसी के मुंह से यह शब्द तक न निकला, अम्मा क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ऐसा लगता था मानो घर के सब लोग उसके इस टूटे हुए अभिमान को देखकर भीतर ही भीतर संतोष का अनुभव कर रहे हों। अब फूलमती का जीवन मानो एक नया नियम बन गया था। दिन भर जी तोड़ मेहनत करना और घर के अंदरूनी फैसलों से पूरी तरह अलग रहना। पहले उसके चेहरे पर जो आत्मगौरव की हल्की सी चमक रहती थी, वह अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब केवल गहरी पीड़ा और थकी हुई उदासी दिखाई देती थी। कभी उसके व्यक्तित्व में बिजली की सी चमक थी, लेकिन अब वह केवल एक तेल का टिमटिमाता दिया बनकर रह गई थी, जिसे बुझा देने के लिए
हवा का एक हल्का सा झोंका भी काफी था। इधर घर में एक और फैसला हो चुका था। पंडित मुरारीलाल को विवाह से इनकार करने वाला पत्र लिखना तय हो गया। दूसरे ही दिन वह पत्र भेज दिया गया और फिर जल्दी ही पंडित दीनदयाल के साथ कुमुद का विवाह पक्का कर दिया गया। दीनदयाल की उम्र 40 के ऊपर थी। समाज में उनका स्थान भी बहुत ऊंचा नहीं था, मगर वह सादे स्वभाव के आदमी थे। उन्हें बस रोटी दाल से संतोष था। उन्होंने बिना किसी विशेष शर्त के विवाह के लिए हां कर दी। जल्दी ही तिथि तय हुई, बारात आई और विवाह भी संपन्न हो गया। फिर वह घड़ी भी आ गई जब कुमुद की विदाई होने लगी। उस समय फूलमती के दिल पर क्या बीत रही थी, यह कोई नहीं जान सकता था। लेकिन चारों भाई बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, मानो उनके दिल से कोई बड़ा कांटा निकल गया हो। कुमुद एक ऊंचे कुल की संस्कारी लड़की थी। वह भला क्या कहती, अगर भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख भोगेगी, और अगर दुख लिखा होगा तो वही सहना पड़ेगा। बेबसों के लिए तो अंत में ईश्वर की इच्छा ही अंतिम सहारा होती है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, वह चाहे जैसा भी हो, उसी को अब वह अपना स्वामी, अपना देवता मानेगी। विरोध करने का विचार उसके मन में आया ही नहीं। उधर फूलमती ने भी अब हर बात से अपने को अलग कर लिया था। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार हुआ, नेवते में कौन क्या लाया, इनमें से किसी भी बात से उसे कोई मतलब नहीं रहा। कभी कभी अगर कोई औपचारिकता में उससे राय पूछ लेता तो वह केवल इतना कहती, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्यों पूछते हो, और फिर वह चुप हो जाती। आखिर वह समय भी आ पहुंचा जब द्वार पर कुमुद की डोली सजकर खड़ी थी। कुमुद रोती हुई अपनी मां के गले से लिपट गई। उस क्षण फूलमती का दिल जैसे फट पड़ा। वह चुपचाप बेटी को अपने कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें जो कुछ बचा था लगभग 150 रुपए और 2-4 साधारण गहने। फूलमती ने वह सब कुमुद के आंचल में रख दिया। फिर भारी स्वर में बोली, बेटी मेरे मन की इच्छा तो मन में ही रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, और क्या तुम यूं ही विदा कर दी जाती। उसकी आवाज भर्रा गई और कमरे में एक गहरी असहनीय मां की पीड़ा फैल गई। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो छल किया था, शायद वह उसे पूरी तरह समझ न पाई हो, लेकिन इतना वह जरूर जान चुकी थी कि अब वे गहने कभी वापस नहीं मिलेंगे, और अगर वह इस विषय को उठाएगी भी तो उससे केवल मनमुटाव बढ़ेगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर भी आज का अवसर कुछ ऐसा था कि उसे अपनी सफाई देना आवश्यक लगा। वह नहीं चाहती थी कि कुमुद यह सोचकर जाए कि अम्माहक ने अपने गहने बहुओं के लिए संभाल कर रख छोड़े हैं। यह बात उसके स्वाभिमान को किसी भी तरह स्वीकार नहीं थी। इसीलिए वह कुमुद को चुपचाप अपनी कोठरी में ले आई थी। लेकिन कुमुद को पहले ही इस चाल की आहट मिल चुकी थी। जैसे ही फूलमती ने रुपये और गहने उसके आंचल में डाले, कुमुद ने तुरंत उन्हें निकालकर मां के चरणों में रख दिया और नम्र स्वर में बोली, अम्मा, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही लाखों रुपये के बराबर है। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। कौन जाने आगे आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी उमानाथ कमरे में आ गया। उसने अधीर होकर कहा, अरे कुमुद, क्या कर रही हो? चलो जल्दी, साइथ निकलती जा रही है। उधर लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर 2-4 महीने में तो आना ही है। जो कुछ लेना देना होगा तब ले लेना। उमानाथ की यह बात सुनते ही जैसे फूलमती के जख्म पर नमक छिड़क दिया गया। उसने भारी मन से कहा, अब मेरे पास क्या बचा है बेटा, जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखें। कुमुद की विदाई हो गई। डोली धीरे धीरे दूर चली गई और उसी क्षण फूलमती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अब उसके जीवन में कोई आशा, कोई इच्छा शेष नहीं रही थी। मानो उसके जीने की सारी लालसा उसी डोली के साथ चली गई हो। 1 साल और बीत गया। कभी फूलमती का कमरा घर में सबसे बड़ा और सबसे हवादार हुआ करता था, लेकिन कई महीनों पहले ही उसने वह कमरा अपनी बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रहने लगी थी।
मानो इस घर की मालकिन नहीं बल्कि कोई भिखारिन हो। अब उसके मन में बेटों या बहुओं के लिए कोई स्नेह नहीं बचा था। वह केवल इस घर की लौंडी बनकर रह गई थी। घर में क्या हो रहा है, कौन खुश है, कौन दुखी है, इनमें से किसी भी बात से उसे अब कोई मतलब नहीं था। वह बस इसलिए जी रही थी कि मौत अभी आई नहीं थी। सुख और दुख दोनों का एहसास जैसे उसके भीतर से समाप्त हो चुका था। उधर घर में जीवन अपने पूरे शोर के साथ चलता रहा। उमानाथ ने अपना औषधालय खोला। मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ ने प्रेस खोला। उसके अवसर पर भी जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत चला गया। घर में फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धूमधाम हुई। लेकिन इन सब अवसरों पर भी फूलमती के चेहरे पर खुशी की एक झलक तक नहीं आई। उधर जीवन की दूसरी घटनाएं भी घटती रहीं। कामतानाथ टाइफाइड में महीनों बीमार पड़ा। मौत के मुंह से वापस लौटा। दयानाथ ने अपने अखबार का प्रचार बढ़ाने के लिए एक आपत्तिजनक लेख लिख दिया और उसे 6 महीने की सजा हो गई। उमानाथ एक फौजदारी मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिख बैठा और उसकी सनद छीन ली गई। लेकिन इन सब बातों का भी फूलमती के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। न खुशी, न दुख। उसके जीवन में अब न कोई आशा थी, न कोई चिंता। बस 2 ही काम रह गए थे, काम करना और खाना। पशु भी काम करता है पर खाना आनंद से खाता है, लेकिन फूलमती, वह बिना कुछ कहे काम तो करती थी, मगर खाना ऐसे खाती थी जैसे झर का कौर निगल रही हो। महीनों उसके सिर में तेल नहीं पड़ता, महीनों उसके कपड़े नहीं धुलते, लेकिन उसे अब किसी बात की परवाह ही कहाँ थी। वह जैसे भावना शून्य हो चुकी थी। सावन का महीना था। बरसात लगातार हो रही थी। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में धूसर बादल छाए हुए थे और धरती पर चारों ओर गंदा मटियाला पानी भरा था। हवा में नमी थी जो ज्वर और बीमारी को हर ओर फैला रही थी। घर की मेहरी भी बीमार पड़ गई। फूलमती ने ही सारे बर्तन मांजे, भीगते हुए सारा काम किया, फिर चूल्हा जलाया और खाने के लिए पतीले चढ़ा दिए। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। तभी अचानक उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते, उन्हें तो गंगा जल ही चाहिए। बस वह उसी तेज बारिश में गंगा से पानी लेने निकल पड़ी। कामतानाथ ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं खुद भर लाऊंगा। मेहरी भी आजकल बहुत बीमार है। फूलमती ने आसमान की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी लग जाएगी। कामतानाथ ने कहा, और तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती ने कठोर सूखे स्वर में कहा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, भगवान ने मुझे अमर कर दिया है। पास ही उमानाथ भी बैठा था। उसका औषधालय ठीक से चल नहीं रहा था, इसलिए वह भीतर ही भीतर चिड़चिड़ा और परेशान रहता था। उसने हंसते हुए कहा, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज किया है इन्होंने, अब थोड़ा प्रायश्चित तो करने दो। उधर गंगा आज उफान पर थी। नदी समुद्र जैसी विशाल लग रही थी। दूर का किनारा पानी में डूब चुका था। घाट तक जल से भर गए थे। पेड़ों की केवल ऊपरी डालियां ही पानी के ऊपर दिखाई दे रही थीं। फूलमती हाथ में कलसा लिए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पानी तक पहुंची। उसने कलसा भरा और वापस ऊपर चढ़ने लगी। तभी अचानक उसका पांव फिसल गया। वह संभल न सकी और सीधे पानी में गिर पड़ी। एक पल तक उसने हाथ पांव मारे, पर अगले ही क्षण उफनती लहरों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। किनारे पर बैठे 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब रही है। कुछ लोग दौड़कर आए भी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फूलमती उन भयंकर बल खाती हुई लहरों में समा चुकी थी, जिन्हें देखकर ही दिल कांप उठता था। कुछ देर बाद एक आदमी ने पूछा, कौन थी यह बुढ़िया? दूसरे ने उत्तर दिया, अरे पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। पहला आदमी चौंक कर बोला, अरे अयोध्यानाथ तो बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे। दूसरा बोला, हां, थे तो बड़े आदमी, पर इसके भाग्य में ठोकरें खाना लिखा था। पहले ने फिर पूछा, उनके तो कई बेटे हैं, सब कमाते भी हैं ना? दूसरा आदमी उदास होकर बोला, हां भाई, सब हैं, पर भाग्य भी तो कोई चीज होती है। दोस्तों, यही थी आज की मार्मिक कहानी। एक मां के त्याग
उसके टूटे हुए दिल और उस सच की कहानी जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्या धन और संपत्ति सच में खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। हाँ, और जिस परिवार को एक माँ अपना खून पसीना देकर सींचती है, क्या घर के मुखिया के जाते ही वही परिवार उस माँ से पूरी तरह मुंह फेर सकता है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज की इस कड़वी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया जाता है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में इसी कड़वे सच का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात याद दिला दी जाए। विनम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विचार अवश्य साझा किए जाएं, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कथा विश्लेषण लगातार तैयार किए जा सकें। चलिए अब आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र मुंशी प्रेमचंद की कालजयी पुस्तक मानसरोवर भाग 1 की एक बेहद मार्मिक कहानी है। कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। इस कथा विश्लेषण का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे घर के मुखिया के निधन के बाद संपत्ति और लालच और स्वार्थ का गठजोड़, बिल्कुल, ये गठजोड़ कैसे पारिवारिक रिश्तों और एक माँ के सम्मान को पूरी तरह से निगल जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में जो समाज का चित्र खींचा है वो सतह पर तो मतलब एक साधारण पारिवारिक विवाद लगता है, लेकिन असल में ये बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सवाल खड़े करता है। ये बात बिल्कुल सटीक है कि प्रेमचंद की कहानियां केवल घटनाओं का विवरण नहीं होती। सही बात है। वे मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों पर रोशनी डालती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि प्रेमचंद केवल एक परिवार के टूटने की कहानी नहीं कह रहे हैं। वे उस समाज का एक यथार्थवादी और कुछ हद तक कड़वा सच दिखा रहे हैं, जहां मानवीय संवेदनाएं और जीवन भर के रिश्ते पैसे के गणित के सामने दम तोड़ देते हैं। अगर इसे एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में रखकर देखा जाए तो यह कहानी पितृसत्तात्मक समाज के उस खोखलेपन को बहुत ही तीखे ढंग से उजागर करती है, जहां एक महिला की अहमियत, उसका सम्मान और उसका अधिकार केवल तब तक सुरक्षित है जब तक उस पर किसी पुरुष का साया है, विशेषकर उसके पति का साया। पति के जाते ही वो सम्मान कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, यही इस कहानी का मूल आधार है। तो कहानी की शुरुआत जिस दृश्य से होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने वाला दृश्य है। पंडित अयोध्यानाथ का निधन होता है। हाँ, और अगर समाज के नजरिए से देखा जाए तो ये एक आदर्श मौत थी। इसे आदर्श इसलिए माना गया क्योंकि वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार और काफी अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। संपत्ति में एक पक्का मकान था, 2 बगीचे थे, 20,000 रुपए नकद रखे हुए थे और ढेरों गहने थे। उनका परिवार भी समाज की नजरों में बेहद सफल था। उनके 4 जवान बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए महीने की नौकरी करता है। दूसरा बेटा उमानाथ है, जो डॉक्टर बन चुका है और अपना औषधालय खोलने की तैयारी में है। तीसरा बेटा दयानाथ है, जो भले ही बीए में फेल हो गया है लेकिन पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपनी कुछ आमदनी कर लेता है। और फिर है सबसे छोटा बेटा सीतानाथ। सीतानाथ सबसे तेज दिमाग वाला है, बीए फर्स्ट क्लास पास कर चुका है और एमए की तैयारी कर रहा है। इन सब के अलावा एक कुमारी बेटी है कुमुद। बाहर से देखने पर ये एक एकदम सुखी, संपन्न और शिक्षित परिवार का शानदार उदाहरण लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार में किसी भी तरह के दुख या स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं है। और यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल और प्रेमचंद का व्यंग्य शुरू होता है। ये जो शिक्षित और संपन्न परिवार की तस्वीर है, ये वास्तव में एक आवरण है। अयोध्यानाथ के जीवित रहते उनकी पत्नी यानी फूलमती का घर में जो रुतबा था वो देखने लायक था। बिल्कुल, 4 बहुएं और 4 बेटे उसकी आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करते थे। फूलमती के इशारे के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि फूलमती इस गहरे भ्रम में जी रही थी कि परिवार में उसे जो ये असीम सम्मान मिल रहा है, जो उसकी सत्ता है, हाँ, वो उसके जीवन भर के त्याग, उसके मातृत्व और उसके समर्पण की वजह से है। उसे लगता था कि एक माँ होने के नाते ये उसका प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत थी। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब देखने में तो यही लगता है कि एक भारतीय परिवार में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है, लेकिन प्रेमचंद यहाँ इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि फूलमती का वो अधिकार, वो सम्मान वास्तव में उसका अपना कभी था ही नहीं। वो तो बस एक तरह की उधार ली गई सत्ता थी। सही कहा। जब तक घर का मुखिया यानी सत्ता का असली केंद्र जीवित था, तब तक फूलमती केवल उस सत्ता की प्रतिनिधि मात्र थी। जैसे ही अयोध्यानाथ की मृत्यु हुई, सत्ता का वो केंद्र सीधा बेटों के पास चला गया। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस परिवार पर फूलमती राज कर रही थी, वो राज उसका नहीं बल्कि उसके पति के खौफ और सम्मान का था। और उसकी आर्थिक पकड़ का भी था। संपत्ति का मालिकाना हक पति के पास था, इसलिए आदेश पत्नी के चलते थे। आर्थिक नियंत्रण छिनते ही उसका वो तथाकथित सम्मान भी रातों रात छिनने वाला था। ये सत्ता के हस्तांतरण का एक बहुत ही क्रूर नियम है। जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, असली सम्मान उसी का है। फूलमती को ये सच्चाई समझने में जो वक्त लगता है और उस दौरान जो उसके भ्रम टूटते हैं, वही इस कहानी की मुख्य त्रासदी है। और ये बदलाव बहुत लंबा समय नहीं लेता। अयोध्यानाथ की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद 13वीं के भोज की तैयारियों के दौरान ये सच्चाई बहुत ही स्पष्ट और निर्मम तरीके से सामने आती है। यहीं से अधिकारों के छीनने की औपचारिक शुरुआत होती है। घटना कुछ यूं घटती है कि फूलमती 13वीं के भोज के लिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन होता है, 5 बोरे आटा और 10 टिन घी मंगाने का आदेश देती है। लेकिन बड़ा बेटा कामतानाथ अपनी माँ से बिना कोई सलाह लिए या बिना उन्हें सूचित किए इस सामग्री को कम कर देता है। हाँ, वो इसे घटाकर 3 बोरे आटा और 5 टिन घी कर देता है। जब फूलमती को इस बात का पता चलता है और वो अधिकारपूर्वक सवाल करती है, तो कामतानाथ का जो जवाब आता है वो बहुत ही ठंडा और सधा हुआ है। वो कहता है, अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन यह परिवार की गतिशीलता में आए एक बहुत बड़े भूचाल का संकेत है। ये वाक्य, अपना हानि लाभ हम समझते हैं, केवल एक बेटे का अपनी माँ को दिया गया जवाब नहीं है। यह नई पीढ़ी द्वारा पुरानी पीढ़ी को सत्ता से बेदखल करने का एक बहुत ही स्पष्ट और औपचारिक ऐलान है। फूलमती के लिए ये पहला करारा झटका था। कामतानाथ का यह कहना ये साबित करता है कि अब घर के आर्थिक फैसले लेने का अधिकार फूलमती का नहीं रहा। वो अधिकार अब बेटों ने अपने हाथों में ले लिया है। और बात यही नहीं रुकती। इसके ठीक बाद एक और घटना घटती है जो फूलमती के बचे खुचे भ्रम को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। बड़ी बहू बिना फूलमती की इजाजत के तिजोरी खोलती है और पैसे निकालती है। इसलिए वो दे रही है। ये दृश्य इस बात की अंतिम मोहर है कि अब घर की मालकिन फूलमती नहीं रही। नई पीढ़ी ने मर्दों के आदेश के माध्यम से तिजोरी पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इस कंजूसी और सत्ता परिवर्तन का जो नतीजा 13वीं के भोज वाले दिन सामने आता है, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बेटों ने पैसे बचाने के चक्कर में खर्च तो कम कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा प्रबंधन चरमरा गया। मेहमानों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं थी। गर्मियों के दिन में मेहमानों के लिए बर्फ तक नहीं मंगाई गई। सबको नल का गर्म पानी पीना पड़ा। लेकिन सबसे भयानक और शर्मनाक पल तब आता है जब एक मेहमान के शोरबे यानी सूप में मरी हुई चूहियां निकल आती है। मरी हुई चूहियां। लोग भड़क जाते हैं और बिना खाए पंगत से उठ जाते हैं। पूरे शहर में परिवार की भयंकर बदनामी होती है। इस घटना पर फूलमती का क्रोध आसमान छूने लगता है। वो पुरानी पीढ़ी की है, जिसके लिए कुल की मर्यादा और इज्जत सब कुछ है। वो बेटों को बुरी तरह डांटती है। कहती है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बेटों पर इस डांट का और इतनी बड़ी बेइज्जती का कोई असर ही नहीं होता। वे बिल्कुल निर्विकार और चुपचाप खड़े रहते हैं। ये जो मरी हुई चूहिया का जिक्र है, ये प्रेमचंद का एक बहुत ही शानदार मेटाफर या प्रतीक है। ये सिर्फ सूप में गिरी एक चूहिया नहीं है। ये उस आदर्श और संपन्न परिवार की प्रतिष्ठा में अचानक लगे उस सड़ांध और ग्रहण का प्रतीक है जो पिता के जाते ही शुरू हो गया है। और जहां तक बेटों पर डांट का असर न होने का सवाल है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। फूलमती उस दौर का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए समाज में इज्जत, मर्यादा और कुल का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी मर्यादा को सहेजने में खपा दी थी। लेकिन बेटों की जो ये नई पीढ़ी है, उनके लिए ये केवल एक आयोजन था, एक टास्क था जिसे कम से कम खर्च में निपटाना था। वे भले ही डिग्रियां लेकर शिक्षित हो गए हों, लेकिन उनमें पारिवारिक जिम्मेदारी और उस पारंपरिक मर्यादा का वो भाव नहीं है। और यहाँ समाज का वो कड़वा सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। जिसके हाथ से आर्थिक नियंत्रण चला जाता है, उसका नैतिक अधिकार भी खत्म हो जाता है और उसकी डांट फटकार भी अपना पूरा वजन खो देती है। फूलमती अब घर में केवल एक शोर मचाने वाली आवाज बनकर रह गई है। लेकिन उस आवाज में आदेश देने,
या किसी को शर्मिंदा करने की कोई ताकत नहीं बची है। 13वीं के भोज की ये फजीहत तो सिर्फ शुरुआत थी। घर की नींव का असली खोखलापन और स्वार्थ का सबसे विभत्स रूप तो तब सामने आता है जब बहन कुमुद के विवाह का संकट सिर पर खड़ा होता है। कुमुद की शादी मुरारी लाल के बेटे से तय हो चुकी है और वहां से दहेज के रूप में 5,000 रुपए की स्पष्ट मांग रखी जाती है। अब स्थिति ये है कि घर में पिता के छोड़े हुए पूरे 20,000 रुपए नकद रखे हैं। चारों भाइयों की इस विषय पर एक बैठक होती है। प्रेमचंद ने इस बैठक का जो चित्रण किया है वो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक शिक्षा ने इंसान को सभ्य बनाया है या सिर्फ उसके स्वार्थ को तर्क का चोला पहना दिया है। उस बैठक में चारों भाई एक मत होकर उन 20,000 रुपयों को आपस में 5-5 हजार करके बांट लेते हैं। हाँ, और अपनी ही सगी बहन की शादी में पिता की जीवन भर की गाड़ी कमाई का एक भी पैसा खर्च करने से साफ इनकार कर देते हैं। ये दृश्य मानवीय लालच और स्वार्थ की चरम सीमा को दर्शाता है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि प्रेमचंद कैसे इस बात की आलोचना करते हैं कि आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचार भी इंसान के भीतर के लालच को खत्म नहीं कर पाते, बल्कि वे उस लालच को सही ठहराने के लिए नए तर्क गढ़ लेते हैं। कामतानाथ जो सबसे बड़ा है, यह तर्क देता है कि इन पैसों की जरूरत सीतानाथ को पड़ेगी। हाँ, विलायत जाने या सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। वो बहन के विवाह में, जहां उस समय के समाज में एक परिवार की इज्जत दांव पर होती थी, पैसे लगाने को सीधे सीधे पैसों की बर्बादी बता देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीतानाथ परिवार में सबसे होशियार है, फर्स्ट क्लास BA पास है। माना जाता है कि शिक्षा इंसान को संवेदनशील बनाती है, लेकिन जब भाइयों का ये स्वार्थी षड्यंत्र रचा जा रहा होता है तो वो शिक्षित सीतानाथ भी पूरी तरह से खामोश रहता है। कोई भी भाई अपनी बहन की खातिर अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे पैसा और व्यक्तिगत तरक्की खून के रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं से बहुत ऊपर बैठ गए हैं। जब फूलमती को भाइयों के इस बंटवारे और कुमुद की शादी के लिए पैसे न देने के फैसले का पता चलता है तो वो पूरी तरह से भड़क उठती है। वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि उसके पति की कमाई से ही उसकी बेटी की शादी होगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन यहाँ बेटे जो हथियार निकालते हैं वो भावनाओं का नहीं बल्कि कानून का हथियार है। वे अपनी माँ के मुंह पर साफ शब्दों में कह देते हैं कि कानूनी तौर पर उसका उन नकद रुपयों पर कोई अधिकार नहीं है। कहानी में एक बहुत ही चुभने वाली पंक्ति आती है कि कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। माँ के क्रोध, उसकी दुहाई, उसके जीवन भर के संघर्ष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि नए जमाने का कानून पूरी तरह से उन बेटों के पक्ष में था। हद तो तब हो जाती है जब उमानाथ, जो कि एक डॉक्टर है, अपनी माँ को ताना मारते हुए कहता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी के लिए इतनी ही फिक्रमंद है तो वो अपने स्त्री धन यानी अपने गहनों से या शादी क्यों नहीं कर देती। कानून का फौलादी कवच, ये शब्द अपने आप में तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी को बयान करता है। कानून जिसका निर्माण न्याय की रक्षा के लिए किया जाता है, यहाँ एक माँ को उसके ही घर में बेदखल करने और उसके अधिकार छीनने का एक क्रूर औजार बन जाता है। और जब उमानाथ स्त्रीधन का ताना मारता है तो ये केवल एक साधारण शब्द नहीं है, यह उस पारंपरिक हिंदू कानून और सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है जहाँ एक औरत का असली अधिकार केवल उसी संपत्ति पर माना जाता था जो उसे उसकी शादी के वक्त उसके मायके या ससुराल से खास तौर पर मिले हों। बाकी पूरी संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता था। उमानाथ एक तरह से अपनी ही माँ को कानूनी आईना दिखा रहा है कि इस घर की संपत्ति में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस घटना के बाद फूलमती के भीतर जो टूट फूट होती है वो शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। उससे ये कठोर एहसास होता है कि उसका जीवन भर का त्याग, अपने परिवार के लिए किया गया उसका सारा समर्पण असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। जिस मातृत्व को वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझती थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी और इच्छाएं न्यौछावर कर दी थीं, आज वही मातृत्व उसे एक भस्म कर देने वाले अग्निकुंड के समान लगने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक मोहभंग की वो चरम स्थिति है जहां एक इंसान भीतर से पूरी तरह मर जाता है। अंततः फूलमती अपने बचे हुए सारे गहने उमानाथ और दयानाथ को दे देती है ताकि कुमुद की शादी किसी तरह हो सके। लेकिन इसके साथ ही उसका मातृत्व और परिवार से उसका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
और इस मोह भंग के बाद अगले ही दिन सुबह से फूलमती का जो रूप देखने को मिलता है वो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। रात भर रोने और आत्मीय वेदना सहने के बाद जब सुबह ओस गिर रही होती है तो फूलमती नंगे पैर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। वो खुद को उस घर की मालकिन के पद से हटाकर एक अघोषित नौकरानी मान लेती है। सबसे भयानक और डराने वाली बात यह है कि न तो उसके पढ़े लिखे बेटे और न ही उसकी बहुएं उसे ऐसा करने से रोकते हैं। कुमुद की शादी बिना किसी उत्साह के बहुत ही रूखेपन और औपचारिकता के साथ कर दी जाती है। इसके बाद फूलमती एक जीते जागते इंसान से धीरे धीरे एक भावनाहीन मशीन में तब्दील हो जाती है। फूलमती का ये मशीन बन जाना मनोविज्ञान की भाषा में एपैथी या पूर्ण तटस्थता कहलाता है। जब इंसान को बहुत गहरा आघात लगता है और वो बेबसी की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल के लिए भावनाओं को पूरी तरह से बंद कर देता है। समय बीतता जाता है और परिवार में कई बड़ी घटनाएं घटती हैं। उमानाथ का अपना औषधालय सफलतापूर्वक खुल जाता है। सीतानाथ जिसे वजीफा मिल गया है वो विदेश चला जाता है। दयानाथ को किसी छपे हुए लेख की वजह से 6 महीने की जेल हो जाती है। और कामतानाथ गंभीर रूप से टाइफाइड का शिकार हो जाता है। लेकिन इन सफलताओं का जश्न या दुखों का मातम फूलमती पर रत्ती भर भी असर नहीं करता। उसके चेहरे पर अब खुशियां गम का कोई भाव नहीं आता। वो घर में सिर्फ एक पशु की तरह दिन रात काम करती है। और जब खाना खाती है तो ऐसे खाती है जैसे कोई जबरदस्ती जहर का घूंट पी रही हो। ये जीवित रहते हुए पूरी तरह से मृत हो जाने की बहुत ही भयावह अवस्था है। वो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ एक मुफ्त की मजदूर है जो इस घर में रहने की कीमत अपना पसीना बहाकर चुका रही है। कहानी का जो क्लाइमैक्स यानी अंतिम त्रासदी है वो इतना दर्दनाक है कि वो इस पूरे शोषण को अपने चरम पर ले जाता है। सावन का महीना चल रहा है, हर तरफ कीचड़ और बारिश का पानी है और शहर में मलेरिया फैला हुआ है। घर की नौकरानी बीमार पड़ गई है और काम पर नहीं आ रही है। फूलमती खुद मलेरिया से पीड़ित है, उसे तेज बुखार है, लेकिन फिर भी वो घर के सारे बर्तन मांजती है, बारिश में भीगते हुए सारा काम करती है। और तभी उसे अचानक याद आता है कि बड़ा बेटा कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता। उसे पीने के लिए गंगा जल चाहिए। तेज बुखार और कंपकपी से जूझने के बावजूद वो बारिश में भीगते हुए गंगा जल लेने निकल पड़ती है। कामतानाथ बिस्तर पर लेटे लेटे बस रस्म अदायगी के लिए इतना कहता है कि रहने दो, मैं ले आऊंगा। लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देती है और खुद बारिश में चली जाती है। ये अंतिम दृश्य प्रेमचंद की लेखनी का मास्टरपीस है और एक माँ के पूर्ण शोषण की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। बीमार होने के बावजूद उसका काम करना और बेटों का उसे चुपचाप काम करते हुए देखना, यह दर्शाता है कि अब इस तथाकथित आधुनिक और शिक्षित परिवार में उसकी अहमियत केवल एक मुफ्त के मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कामकानाथ के लिए गंगा जल इसलिए नहीं ला रही क्योंकि उसके मन में अपने बेटे के लिए अथाह प्रेम उमड़ रहा है। नहीं, वो इसलिए जा रही है क्योंकि अब यही उसका निर्धारित कर्म बन गया है। उसने अपनी इस भयानक नियति को एक शोषित मशीन के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, जहां उसके प्राण निकलने तक उसे बस दूसरों की सेवा करनी है। ये दृश्य पाठक के मन में गहरी टीस छोड़ जाता है। वाकई ये कहानी बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो अगर इस पूरी चर्चा और इस कथा विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की यह रचना बेटों वाली विधवा केवल एक परिवार के भीतर हुए संपत्ति के बंटवारे या विवाद की कहानी तक सीमित नहीं है। यह पितृसत्तात्मक समाज में एक विधवा की आर्थिक और सामाजिक बेबसी की सबसे तीखी और सटीक आलोचना बनकर उभरती है। इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। ये कहानी बिना किसी लाग लपेट के ये स्थापित करती है कि एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को संपत्ति का ठोस और कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, वहां उनका कोई भी सम्मान पूरी तरह से खोखला है। मातृत्व, त्याग और समर्पण के नाम पर महिलाओं को समाज में जो देवी का दर्जा या सम्मान दिया जाता है वो अक्सर उनके शोषण का ही एक बहुत ही मीठा और भ्रमित करने वाला आवरण होता है। जैसे ही सत्ता या संपत्ति का समीकरण बदलता है, घर का पुरुष नहीं रहता, वो सारा सम्मान हवा में उड़ जाता है। फूलमती का पतन और उसकी ये दुर्दशा केवल एक घर की कहानी नहीं है। यह उस दौर की और शायद आज के दौर की भी हर उस औरत की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार, अकेलापन और बेबसी ही मिली। और सबसे विचारणीय बात यह है कि यह कहानी आज के युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक महसूस होती है। यह इस बात पे चिंतन करने को मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे इस आधुनिक और तकनीक से लैस समाज में संपत्ति और पैसे की चमक के सामने एक माँ का जीवन भर का बलिदान और मानवीय रिश्ते बौने साबित हो जाते हैं।
क्या सच में पैसा इतना बड़ा हो गया है कि वो उन हाथों को पूरी तरह भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था? और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, एक ऐसा विचार जिस पर शायद लंबे समय तक मंथन किया जाना चाहिए। क्या फूलमती के बेटों को सचमुच दौलत ने अंधा कर दिया था, या फिर हमारे समाज का बुनियादी ढांचा ही कुछ इस तरह से बुना गया है जहां एक औरत की अहमियत सिर्फ तब तक मानी जाती है जब तक घर का पुरुष यानी उसका पति जिंदा है? क्या यह स्वार्थ केवल व्यक्तिगत होता है, या फिर यह हमारे समाज की उन क्रूर संरचनाओं की देन है जो सत्ता और पैसे को ही जीवन का अंतिम सत्य मानती हैं? ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हमें अपने आसपास के समाज में खोजना पड़ेगा। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विचार है। इसी गहरे सवाल के साथ आज के इस कथा विश्लेषण और गहन अध्ययन को यहीं विराम दिया जाता है।